हेलो बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों का एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारकों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड उसका उपयोग, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेज। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्षारक, सबसे बड़ी बात है क्षारक। इन क्षारक किसे कहेंगे? तो क्षारक किसे कहेंगे उसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि जिनका स्वाद कड़वा होता है, यानी जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण मतलब कड़वा होता है, उसे क्षारक कहेंगे। या कह सकते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं। अम्ल में इसका विपरीत था अम्ल में, यानी अम्ल में था वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्षारक का डिफिनेशन यह है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, यानी कड़वा होता है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे साबुन का जो होता है वह क्षार होते हैं। अब एक चीज समझ में नहीं आती आप लोगों को, एक क्षारक होता है और एक क्षार होता है। एक हम लोग का क्षारक होता है और एक हम लोग का क्षार होता है। इन दोनों में अंतर है बहुत। धरती और आसमान का जो कहा जाता है अंतर नहीं कर, धरती और आसमान का नहीं कर सकते हैं, फिर भी अंतर है। यानी वे क्षारक जो जल में आयनित हो जाते हैं, वे क्षारक जो जल में आयनित हो जाते हैं उसे क्षार कहते हैं, और जो नहीं होते तो उसको बाद ही छोड़िए। जो क्षारक जल में आयनित हो जाते हैं उसे क्षार कहेंगे। तो कह सकते हैं सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार देख लीजिएगा, यानी वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में वियोजित हो केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहते हैं। इसके फिर से विपरीत अम्ल में यह था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। उसके विपरीत रट्टा मारो, पूरा याद कर लो, तुरंत याद करो यार। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जल में वियोजित होकर, यानी अपघटित होकर आयनों में टूट करके केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। अब फिर से वही बात, क्षारक ये भी दो प्रकार के होते हैं और अम्ल भी दो ही प्रकार के होते थे। अब देखो क्षारक दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्रबल क्षारक, दूसरा है दुर्बल क्षारक। यानी जो क्षारक जल में पूर्णतया विलीन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक कहेंगे। एकदम याद कर लो, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहेंगे। यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहेंगे। और दुर्बल, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड etc। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक कहेंगे। यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे क्षारकों के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। और क्षारकों के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होता है? तो पहला जल में विलय है, पहला पॉइंट है जल में विलय है। पानी में क्या होता है? पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, ये जल में विलय है। दूसरा है स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, इनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। पहला है जल में विलय होते हैं, दूसरा स्वाद में तीखे होते हैं। तीसरा है जल या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा है इनकी प्रवृत्त संक्षारक होते हैं। संक्षारक, आप लोग का संक्षारक यानी अम्ल का भी होता है संक्षारक, यानी कह सकते हैं हम लोग त्वचा पे या अन्य किसी जगहों पे क्या होते हैं? यह जला देते हैं, ये संक्षारक होते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी देखिएगा, धातुओं से क्रिया, जो हम लोग का क्षारक होते हैं धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो हम लोग का क्षारक होते हैं धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे।
पहला है क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, धातु जिंक। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप लोग टोटली आप लोग नोट्स बना लीजिए, गारंटी मेरी 100% क्वेश्चन आपको इसी नोट्स के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इससे हटकर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दे दे, एक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु है जिंक, तो आपस में अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट यानी सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, बहुत सारे बुक में Na2ZnO लिखा रहता है, बहुत सारे बुक में Na2ZnO2 लिखा रहता है। तो समीकरण यहाँ पे संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 सोडियम हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन और 2 जिंक है तो 2 जिंक यहां से कर दीजिए 2 जिंक और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो सोडियम जिंकेट लिख लीजिएगा आप लोग कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सोडियम जिंकेट क्या है, एक लवण होता है। नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। जो अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग का अधात्विक क्या है, ऑक्साइड है, यह अधात्विक ऑक्साइड है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होती है, और जल प्राप्त होती है, क्योंकि क्षारक जो होते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये आप लोग रटेंगे इसको कि जो क्षारक होते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो क्षारक हो जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दोनों के साथ संयोग करेगा तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। समीकरण कम दिखेगा, संतुलित है जी। 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कैल्शियम हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 2 4 3 1 4, सही है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का उसका उपयोग, उसका यूजेज, पहला यूजेज है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग में जी। हाँ जी, इसका उपयोग वस्त्र व प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका उपयोग है क्लीचिंग एजेंट बनाने में होता है। क्लीचिंग एजेंट में निर्मलीकरण, यानी निर्मलीकरण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका उपयोग चमड़ा उद्योगों में होता है। आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा बेस जो होता है उसका उपयोग पढ़े, उसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब पढ़ चुके। आप लोग का यहाँ पर टोटली आपका बेस खत्म हो चुका, एसिड खत्म। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता तथा पीएच वैल्यू। तो आप लोग यदि इस चैनल पे न्यू है कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी कुछ रिस्पांस मिल सके। दूसरी बात, यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेटर एंड पीएच वैल्यू के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 2 बात दिया हुआ है। एक तो दिया हम लोग का हाइड्रोजन आयन सांद्रता और एक है पीएच मान। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म हो गया, उसका डेफिनेशन भी अभी हम लोग देख लेंगे। पहली बात तो हम लोग को हाइड्रोजन आयन सांद्रता को अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इसको हम क्या करते हैं, इसको मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर में लीटर से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है इसको मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर से प्रदर्शित करते हैं। यह जो होती है इसकी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वह 1 से लेकर के 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होती है।
ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। अब क्या हुआ, इसी के बारे में जैसे पढ़ रहे थे, तो एक 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, 1909 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने सन 1909 ईस्वी में एक नया पद्धति अपनाई और इसको क्या कर दिए, एक पद्धति का नाम रख दिए पीएच पद्धति, यानी तो पीएच पद्धति के नाम से इसको जानने लगे हम लोग। इसी रूल को बता दिए पीएच पद्धति। तो पीएच पद्धति जब लिखे तो इन्होंने एक फार्मूला दिया पीएच का, पीएच का एक फार्मूला दिया, पीएच बराबर का है यह माइनस लाग बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता के इक्वल होता है पीएच, यानी पीएच बराबर होता है माइनस लाग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कोष्टक मतलब गुरु कोष्टक मतलब होता है सांद्रता। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही, इसका डिफिनीशन यदि यहां से बनाना चाहे हम लोग तो बना सकते हैं, कह सकते हैं पीएच, पीएच किसे कहेंगे तो कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में ऋणात्मक लवगणक को पीएच कहते हैं। या एक बात और लिख सकते हैं माइनस लाग, इसको क्या लिख सकते हैं बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर माइनस इस पर चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यम जब लाग क्या होता है, यह लाग यम होता है तेरा क्या होता है, यह इस पर घात बन जाता है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे तो यह -1 इस पर घात कर देंगे -1। अब -1 करेंगे तो हाइड्रोजन आगे नीचे चला जाएगा, तो लाग बेस 10 अपॉन 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक फार्मूला ऐसे भी हम लोगों का प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो हम लोग का जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल जानते हैं H आयन और OH आयन, यह H2O को तोड़ते हैं H2O को, तो H आयन और OH आयन अणुओं में टूटता है। तो जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वह H आयन और गुणनफल जो होता है OH आयन का गुणनफल क्या होता है 1 गुणा इंटू 10 टू द पावर -14 होता है। यह जल का आयनिक गुणनफल का इतना मान होता है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि जल का आयनिक गुणनफल इतना होता है। अब एक फार्मूले से एक माध्यम से एक चीज हम जानेंगे, तो इसके माध्यम से जान सकते हैं चाहे किसी के माध्यम से जान सकते हैं। यदि किसी का मान लीजिए किसी का मान क्या मान लिया जाए, इसको हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है देख सकते हैं 1 पूरे 10 टू द पावर -5 हो, तो इसका पीएच मान में पूछे कितना होगा तो हम बता दें इसका पीएच मान कितना होगा 5 होगा। यदि इसको पीएच के मान के बारे में पूरा पढ़ा जाएगा, अभी 100% पीएच के मान के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 इंटू 10 टू द पावर -12 हो, तो हम लोग इसका पीएच मान कोई पूछे तो बता देंगे इसका पीएच मान कितना होगा 12 होगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जल का जो आयनिक गुणनफल जो लिखे थे हाइड्रोजन आयन पूरे OH आयन इसका 1 इंटू 10 टू द पावर -14, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें एक चीज और देख लेंगे कि जो हम लोग का पीएच मान जो होता है इसको देखेंगे आप लोग, इसको अभी हम आप लोग का नोट से देंगे अच्छी तरह से। यदि इसमें क्या होता है कि यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है 1 गुणे 10 टू द पावर -14 होता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे सारी चीजें को बताया गया है। दूसरी बात है यदि शुद्ध जल में जो विलयन होता है शुद्ध जल का जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और उस शुद्ध जल का ये चाहे उदासीन विलयन कहिए बात एक ही हुआ, तो शुद्ध जल का
जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है और OH आयन की जो सांद्रता होती है वह सेम सेम होती है, इक्वल होता है। यानी कह सकते हैं इसमें कि इसको मान लीजिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता लिखा इंटू OH आयन सांद्रता लिखा, इसको क्या हम लोग कहते हैं 1 × 10⁻⁻14 होगा। और वही हम लोग क्या करें कि यह जब उदासीन विलयन लिया जाए, उदासीन विलयन है शुद्ध जल को, तो H आयन और OH आयन दोनों इक्वल इक्वल कहा जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन के स्थान पर हाइड्रोजन आयन रहने दीजिए और OH के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन इंटू 1 × 10⁻14 कर देंगे। तो हाइड्रोजन पे 2 आयन हो जाएगा ना, तो क्या 2 से क्या करें 7 कट जाएगा, 2 से 7 कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब उदासीन बिंदु हो, उदासीन विलयन हो या शुद्ध जल होता है तो उस समय हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, उस समय हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वह किसके इक्वल होगी OH आयन की सांद्रता के इक्वल होगी। इसका मान कितना होगा 1 × 10⁻⁷ होगा, 2 से कट जाएगा। तभी तो हम लोग कहते हैं कि उदासीन शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, उसी के अनुसार फिर इसको बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे इसी में पढ़ेंगे पीएच मान को कैसे समझेंगे उसको देखें। अब हम लोग देखेंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू किसे कहेंगे, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में पहले बताया, मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब जो पीएच मान जो होता है, आप लोग इसको देख रहे हैं कि जो 1 से लेकर के जो 6 तक जो होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है घटता हुआ जाएगा। जो आप लोगों के साइड में देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक गया है घटते हुए, यानी जिसका पीएच मान 0 होता है। देख रहे हैं पीएच मान दिया हुआ है वो 10⁻0 -1 -2 -3 करते करते -40 तक दिया हुआ है इसमें। तो 1 के जो 6 तक देख रहे हैं, 6 तक 1 से लेकर 6 तक उसमें दिया हुआ है, ग्राफ में भी देख रहे हैं चार्ट में दिया हुआ है। 0 के 6 तक जो है वह जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे उसका अम्लीय गुण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी 0 का मान सबसे अधिक, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान सबसे जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसका पीएच मान अधिक होता जाएगा और अम्लीय गुण कम होती जाएगी। क्योंकि जिसका पीएच मान सबसे कम होता है उसका अम्लीयता सबसे ज्यादा होती है। यानी इस 0 से लेकर 6 तक जाएंगे तो सबसे अधिक अम्लीय 0 वाला, तो 1 उससे कम या धीरे धीरे जाते जाएंगे तो अम्लीय गुण इतना कम हो जाएगा कि 7 तक आते आते इसका अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं उदासीन। आप लोग इसमें दिखाया भी गया है, चार्ट में दिखाया भी गया है कि यह उदासीन विलयन है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे की ओर नीचे की ओर गया है उसका क्षारीय गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कम क्षारीय होगा उससे अधिक यह क्षारीय, उससे अधिक यह क्षारीय, उससे अधिक यह क्षारीय। यानी जैसे जैसे 14 जिसका पीएच मान जितना अधिक होता है 8 से लेकर के 14 तक, वह 8 से लेकर 14 तक तो क्षारीय होते हैं, लेकिन जिनका पीएच मान सबसे अधिक दिखाया गया है वह सबसे अधिक क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 8 है वह सबसे कम क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन होता है, और 6 से लेकर के 0 तक का जिनका पीएच मान है वह अम्लीय होते हैं। यह आप लोग का पीएच मान के बारे में था। अब हम देखेंगे कुछ पीएच मान जो है जो चार्ट में दिया हुआ है जो इस प्रकार है। देख रहे हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 0 है, बैटरिक अम्ल 0.5 है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1, अमाशक रस यानी 1.4 है, नींबू रस 2.5 है, सिरका 4 है, टमाटर का रस 4.1, कॉफी है 5 है, शीतल पेय 6 है, दूध 6.5 है, शुद्ध जल आपका 7 दिया हुआ है, मानव लार जो है 7.4 है, और खाने के बाद जो होता है 5.8 है, और मानव खून रक्त यानी आंसू दोनों का 7.4 होता है, और समुद्री जल
7.8 है, टूथपेस्ट 8 है, और खाने का सोडा 8.5, धुलाई पाउडर 9 है, मिल्क और मैग्नीशियम 10.5, घरेलू अमोनिया 11.6, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, और शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है 14 होता है, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल 0 होता है। ये आप लोग का चार्ट में दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, किसी विनेगर का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, हम लोग का फार्मूला देखे होंगे कि पीएच बराबर -10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस पीएच हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पीएच मान कितना दिया है 3, विलेन का पीएच मान कितना दिया है 3 दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन है, पीएच मान 3 है उपस्थित, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो पीएच बराबर 3 है तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, इसका सांद्रता हो जाएगा। दूसरा हम लोग का न्यूमेरिकल है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 9 है। बिलियन में पीएच मान बताइए, बिलियन अम्लीय है या क्षारीय, ये भी बताना है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 9। तो कह रहा है बिलियन का पीएच मान, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना दिया हुआ, 10 टू द पावर माइनस 9, इसका 10 टू द पावर माइनस पीएच, माइनस माइनस कैंसिल, एंड पीएच बराबर कितना आ जाएगा 9। पीएच बराबर 9 आ गया। अब पीएच का मान 9 है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से अधिक है, तो क्या होगा, यह क्षारीय है। इसी तरह से आप लोग का न्यूमेरिकल सब लग जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।